India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कथित राजनीति से प्रेरित इंटरव्यू के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही के लिए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के अनुरोध पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर अपनी रिट याचिका में उनसे संबंधित मामलों को वर्तमान हाईकोर्ट पीठ से एक विशेष पीठ में स्थानांतरित करने की भी मांग की है। याचिका में मांगी गई अन्य राहतों पर विचार करने पर सहमति जताते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि बनर्जी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू किए गए स्वतः संज्ञान मामले के साथ टैग किया जाएगा, जिसमें मेडिकल भर्ती घोटाले से संबंधित मामले शामिल हैं, जिन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने जो राहतें मांगी उनमें शामिल है, पहला, ये सुनिश्चित करने का निर्देश कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अदालत परिसर के अंदर या बाहर न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा चल रही जांच को प्रभावित नहीं करेगी। दूसरा, लंबित कानूनी मामलों से संबंधित राजनीति से प्रेरित साक्षात्कार में शामिल होने के लिए जस्टिस गंगोपाध्याय के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही। सुनवाई के दौरान सीजेआई चंद्रचूड़ ने हाईकोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए कार्यवाही के अनुरोध को स्वीकार करने पर चिंता व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने अपनी विवादास्पद टिप्पणियों के लिए जस्टिस गंगोपाध्याय के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने वाली बनर्जी की प्रार्थना पर विचार करने से इनकार कर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि कथित तौर पर खालिस्तानी आतंकी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए यूएपीए के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गंभीर अपराधों में केवल ट्रायल में देरी ही जमानत देने का आधार नहीं है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टता साजिश के हिस्से के रूप में आरोपी की संलिप्तता का संकेत देती है, क्योंकि वह जानबूझकर आतंकवादी कृत्य की तैयारी में सहायता कर रहा था। यूएपीए अधिनियम की धारा 18 के तहत गंभीर अपराधों से केवल संबंधित ट्रायल में देरी को तत्काल मामले में शामिल होने के कारण जमानत देने के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अपीलकर्ता या अभियुक्त ने भारत संघ बनाम के ए नजीब मामले में न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जहां माना गया कि त्वरित सुनवाई का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसका उल्लंघन यूएपीए मामलों में जमानत का आधार है। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अपीलकर्ता 5 साल से अधिक समय से जेल में था और अवधि में 106 गवाहों में से केवल 19 से जांच की गई थी। हालांकि अदालत ने तत्काल मामले को के नजीब के अलग करते हुए कहा कि मामले में नजीब का ट्रायल बाकी आरोपियों से अलग किया गया था। अन्य अभियुक्तों के संबंध में ट्रायल पूरा किया गया और उसे 8 वर्ष से अधिक की कारावास की सजा सुनाई गई। नजीब पहले ही अधिकतम कारावास का एक हिस्सा यानी 5 साल से अधिक की सजा काट चुका था। इसके अलावा नजीब शुरू में फरार हो गया था। बता दें कि परिमाण स्वरूप उसके ट्रायल में देरी हुई और इस संबंध में गवाहों की एक लंबी सूची की जांच की जानी बाकी थी। न्यायालय की ये भी राय थी कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के सदस्यों द्वारा समर्थित आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में अपीलकर्ता की संलिप्तता का संकेत मिलता है, जिसमें विभिन्न चैनलों के माध्यम से बड़ी रकम का आदान प्रदान शामिल है, जिसे समझने की आवश्यकता है। इसीलिए अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो मुख्य गवाहों के प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि यूएपीए के तहत बेल देने के लिए क्या टेस्ट है। सामान्य कानून के अंतर्गत जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है।
लेकिन यूएपीए के अंतर्गत जेल एक नियम है और जमानत एक अपवाद है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में खालिस्तानी आतंकवादी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए यूएपीए 1967 के अंतर्गत आरोपित एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार करते हुए इस कथन की पुष्टि की है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने यह रूलिंग दिया है कि यूएपीए के तहत जेल एक नियम है, जमानत एक अपवाद है। उन्होंने यूएपीए के तहत जमानत प्रावधानों के कठोर रूप पर भी जोर दिया। निर्णय पर पहुंचने में न्यायालय ने यूएपीए के तहत जमानत आवेदनों से निपटने के दौरान लागू होने वाले 2 prong टेस्ट की रूपरेखा भी तैयार की। सबसे पहले अदालत को यह निर्धारित करना होगा कि संतुष्टि के निम्न स्तर के आधार पर आरोप जाहिर तौर पर सही है या नहीं, और यदि ऐसा है तो एक नियम के रूप में जमानत खारिज कर दी जाएगी। यूएपीए की धारा 43D उपधारा 5 के प्रावधानों में कहा गया है कि यदि अदालत को लगता है कि आरोपों को जाहिर तौर पर सच मानने के लिए उचित आधार है तो जमानत नहीं दी जानी चाहिए। यदि पहला परीक्षण सफल नहीं होता है तो अदालत ट्राइपॉड टेस्ट लागू करती है। यदि पहला परीक्षण सफल नहीं होता है तो अदालत ट्राइपॉड टेस्ट लागू करती है, जिसमें वह जोखिम, गवाह और सबूत से छेड़छाड़ का आकलन करती है। अपराध का रूप, संभावित सजा, उम्र, चरित्र, अभियुक्त की स्थिति जैसे कारकों पर भी विचार किया जाता है। अदालत को सबूतों की विस्तृत जांच के बिना जमानत देने या अस्वीकार करने का प्रावधान नहीं है। यह प्रावधान यूएपीए के तहत जमानत देना लगभग असंभव बना देता है, क्योंकि इसमें न्यायिक तर्क के लिए बहुत कम जगह बचती है। जहूर अहमद वताली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में यह पुष्टि की थी, अदालतों को जमानत देते समय राज्य के मामले की खूबियों की जांच किए बिना उसे स्वीकार करना चाहिए। मुंबई आतंकी हमलों के बाद केंद्र सरकार ने यूएपीए संशोधन अधिनियम लाया और यूएपीए की धारा 43D उपधारा 5 को संशोधित किया, जिसके तहत अदालत को यह मानने के लिए उचित आधार होने पर जमानत देने से इनकार करने की आवश्यकता थी कि आरोपी के खिलाफ प्रत्यक्ष प्रमाण होते हुए मामला दर्ज किया गया था। हालांकि कई फैसलों में अदालतों ने इस प्रावधान का एक वैकल्पिक वाचन किया है, जिसमें त्वरित सुनवाई के अधिकार पर जोर दिया गया है और राज्य के लिए यूएपीए के तहत किसी व्यक्ति पर मामला दर्ज करने की सीमा बढ़ा दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि भारत के संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या संविधान में तारीख बरकरार रखते समय इसमें संशोधन किया जा सकता है। संबंधित मामले यानी बलराम सिंह बनाम भारत संघ में उपस्थित वकील के अनुरोध पर मामले को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ द्वारा 29 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया गया। सुनवाई के दौरान जस्टिस दत्ता ने टिप्पणी की, ऐसा नहीं है कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश ने वकीलों से अकादमिक दृष्टिकोण से इस पर विचार करने को कहा कि क्या प्रस्तावना को पहले ही संशोधित किया जा सकता है। 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा बरकरार रखते हुए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किए जा सकते हैं। डॉक्टर स्वामी ने अन्य परामर्शदाताओं के साथ कहा, बिल्कुल यही बात है। डॉक्टर स्वामी ने कहा कि संशोधन अधिनियम आपातकाल के दौरान पारित किया गया। वर्तमान याचिका में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1976 के दौरान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने की वैधता को चुनौती दी गई। ये तर्क दिया गया कि इस तरह का सम्मेलन अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति से परे है। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि संविधान निर्माताओं का कभी भी लोकतांत्रिक शासन में समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष अवधारणाओं को पेश करने का इरादा नहीं है। ये भी कहा जाता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन शब्दों के समावेश को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि संविधान नागरिकों से उनके चुनने के अधिकार को छीनकर कुछ राजनीतिक विचारधाराओं को उन पर थोप नहीं सकता। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम ने इस मामले में
हस्तक्षेप करते हुए याचिका का विरोध करते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारतीय संविधान की अंतर्निहित विशेषताएं हैं, इसीलिए प्रस्तावना में इन शब्दों को जोड़ने से संविधान की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत उनकी दोनों बेटियों को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में जमानत दे दी। ये घटनाक्रम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती के घोटाले के मामले में सुनवाई के लिए अदालत पहुंचने के बाद हुआ। प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद अदालत ने उन्हें तलब किया था। जमानत देते हुए अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निर्देशालय ने जमानत अर्जी पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। अदालत ने ये भी कहा कि हालांकि जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया था, फिर भी औपचारिक जवाब की आवश्यकता हो सकती है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने राबड़ी देवी और उनकी बेटियों को तब राहत दी जब प्रवर्तन निर्देशालय ने कहा कि उन्हें उनकी नियमित जमानत याचिका पर दलीलें दाखिल करने के लिए समय चाहिए। प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मामले में अदालत द्वारा जारी किए गए समन के अनुपालन में आरोपी दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश हुए। राबड़ी देवी और उनकी बेटियों के वकील ने दलील देते हुए कहा था कि वे जमानत के हकदार हैं। इससे पहले 30 जनवरी को सीबीआई ने अदालत को बताया था कि वे लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले से संबंधित एक मामले में 1 महीने के भीतर पूरक आरोप पत्र दायर करेगी। जांच के दौरान जब्त किए गए 13 लाख रुपए जारी करने के लिए राजद नेता अहमद अशफाक करीम ने एक आवेदन दाखिल किया था। इस पर जवाब देते हुए सीबीआई ने अदालत से कहा कि फरवरी के अंत तक अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी। अदालत ने पूरक आरोप पत्र दाखिल होने तक आवेदन को लंबित रखा है। यह मामला 27 फरवरी को सूचीबद्ध किया गया है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।